अब हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का राजनीतिक मानस कैसे बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में वोट के लिए समाजघात कर रहा है। समाजघात। लेकिन इससे पहले आपको रामचरितमानस के विरोधियों का दर्द दोगुना करने वाली खबर आपको एक बार बता देते हैं। बाबा बागेश्वर धाम, जिनका हिंदू राष्ट्र वाला बयान कई लोगों को बहुत चुभ रहा है, उन्हीं बागेश्वर बाबा ने अब रामचरितमानस के विवाद में एंट्री मार ली है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग बाबा बागेश्वर ने कर दी है। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि रामचरित के विरोध का समाजघाती मानस कैसे बिहार की राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री ले चुका है। सोचिए ऐसा क्या हुआ कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर अचानक सीरियल अटैक हो रहे। आरजेडी के नेताओं के बाद अब समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने रामचरितमानस के सहारे हिंदू समाज में बंटवारे की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और नेता ब्रिजेश प्रजापति ने रामचरितमानस के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ब्रिजेश प्रजापति अखिलेश यादव की पार्टी के दूसरे ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को बैन करना चाहते हैं। गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब शूद्र गंवार शूद्र वही फिर शूद्र वाली शब्द आ गई। नारी जो 50% आबादी है जिसकी भारत देश में, संपूर्ण नारी समाज का, जिसमें किसी भी जाति वर्ग धर्म की हो, उसको कहते हैं ताड़न की अधिकारी। उसको प्रताड़ित करना चाहिए, शूद्र को प्रताड़ित करना चाहिए। तो इस तरीके की जो अपमानजनक ये चौपाइयाँ हैं, तो इनको या तो पूरी तरीके से हटा देना चाहिए या फिर पूरी तरीके से इस रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। एक शब्द होता है ना, टू मच डेमोक्रेसी, उसी का नतीजा है कि भारत में बैठकर भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ की ये लोग बैठकर समीक्षा करते हैं और कहते हैं बैन कर दो, अपमानजनक है। ये कह भी पाते हैं क्योंकि टू मच डेमोक्रेसी है। सवाल यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश प्रजापति की रामचरित विरोधी बयानों पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? वो सहमत हैं या नहीं है? अगर अखिलेश यादव जी सहमत नहीं हैं तो क्या उनकी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे सकते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले दिया। जब पहली बार रामचरितमानस या रामचरित विरोधी बयान दिया था तो बताया गया था कि अखिलेश यादव उनसे नाराज हैं। सवाल यह कि फिर दूसरे नेता ने कैसे दे दिया? अखिलेश यादव अगर वाकई नाराज होते तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की यह कहने की हिम्मत थी कि वो अपने बयान पर कायम है? अखिलेश जी नाराज है लेकिन वो तो कह रहे हैं वो अपने बयान पर अगर ये भी हिंदू हैं, अगर ये भी हिंदू हैं तो क्या गाली देने से इन हिंदुओं की भावनाएं नहीं हाथ हो रही? केवल चंद पंडे पुजारियों की भावनाएं हाथ हो रही हैं? यही नहीं, महिलाएं सभी वर्ग की हैं, क्या उनकी भावनाएं नहीं हाथ हो रही? 50% आबादी केवल महिलाओं की है, कुल आबादी की, और उन महिलाओं में सब शामिल हैं, चाहे उच्च वर्ण की हो, चाहे किसी वर्ग की हो। तो ऐसे धर्म से हम तौबा लेते हैं। ये धर्म नहीं हो सकता, गाली धर्म नहीं हो सकता। और जब आपके लिए गाली धर्म नहीं हो सकता तो हमारे लिए कैसे हो सकता है? स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। ऐसे अंश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, आज भी मैं उस पर कायम हूं। आप सोचिए, अखिलेश जी नाराज हैं लेकिन ये अपने बयान पर कायम हैं, तो क्या उनकी सहमति के बिना ये बोल सकते हैं? रामचरितमानस के खिलाफ सबसे पहले अशिक्षित टिप्पणी
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने की थी। ये वहां से सिलसिला शुरू हुआ। चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता दिया था। इसके बावजूद वो शान से बिहार के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर को समर्थन ना दिया होता तो क्या यह संभव था कि वो अभी भी शिक्षा मंत्री बने रहते? चंद्रशेखर से पहले बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने श्री राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ उंगली तक नहीं उठाई। जहां नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, नहीं, बल्कि जगदानंद तो यहां तक कह चुके हैं कि कमंडल के आगे मंडल नहीं झुकेगा। चंद्रशेखर की टिप्पणी का समर्थन करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि कमंडल के आगे, वो मंडल कमंडल को लड़ा रहे हैं, रामचरित्र बहाना हिंदुओं को आपस में लड़ाना, कमंडल के आगे मंडल नहीं झुकेगा, ये कहा था। अब आपको जानना चाहिए कि रामचरितमानस पर सीरियल अटैक अचानक क्यों हो रहे हैं? मतलब अचानक से क्या हो गया कि इतनी बुरी लगने लगी या इतना डर लगने लगा रामचरितमानस से? ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार और यूपी में बीजेपी को समाज के सभी वर्गों का साथ मिल गया था। बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 में से 22 सीटों पर जीत मिली थी और उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ पार्टी में असंतोष है। अगर असंतोष होता तो वो कह पाते मैं अपने बयान पर कायम हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के संबंध में जो बयान दिया है, यह उनका निजी बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस देश में हिंदू नेता रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, हिंदू नेता रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का झंडा बुलंद करने वाले धार्मिक ग्रंथ पर सवाल उठा रहे हैं, उसी देश में मौजूद मुस्लिम नेता रामचरितमानस की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को दूसरे समुदाय से सीख लेने की जरूरत है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद वासिफ हसन, जो लखनऊ में प्रसिद्ध टीले वाली मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना भी हैं, उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम और इस्लाम के बच्चे अनुयायी होने के नाते हमारे मन में हिंदू धर्म और उसके धर्म ग्रंथों के प्रति आदर और सम्मान है। मैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की गई टिप्पणियों का कड़ा विरोध करता हूं और उनसे तत्काल माफी मांगने की मांग करता हूं। दूसरा बयान भी अयोध्या से आया। अयोध्या में बख्शी शहीद मस्जिद के इमाम मौलाना सिराज अहमद ने कहा है कि रामचरितमानस पर सवाल उठाना गलत है। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों की मंशा तो साफ हो गई। रामायण पर हमला, रामचरितमानस पर हमला, इसका मकसद क्या है? ये लोकतंत्र है, लेकिन यहां सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन सवाल यह है कि राम के वजूद पर हमला क्यों? वाल्मीकि और तुलसीदास जी की वजह से लोगों ने राम को जाना, रामायण को जाना, लेकिन नेता कब काम छोड़कर, मतलब सारे काम छोड़कर टीका टिप्पणी में लगते हैं। राम कण कण में विराजमान है, लेकिन वहीं राम भारतीय राजनीति के आधार भी हैं, क्योंकि राम के नाम पर राजनीति आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। राम के बाद अब रामचरितमानस पर नेताओं की त्योहरियां चढ़ी हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनेताओं को राम याद आ जाते हैं और उनके नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है। रामचरितमानस के अपमान को दूसरे तरीके से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय को करीब लाने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम जोड़ो का मंत्र दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोट मिला न मिले तब भी आप सबसे मिले। वहीं विपक्षी दल मंडल बनाम कमंडल की राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि मुसलमान अब बीजेपी के साथ एक वर्ग आ रहा है। गुजरात में दिखा, रामपुर में दिखा, आजमगढ़ में दिखा। तो वहां जब मुश्किल हो रही है तो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश, कमंडल मंडल में लड़ाने की कोशिश हो रही है। देश तोड़ने की कोशिश में कुछ लोग जुटे हुए हैं और इसी साजिश के तहत इन लोगों ने तुलसीदास जी को विलन साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि 2024 से पहले हिंदुओं को आपस में बांटकर वोटों का इंतजाम किया जा सके, कमंडल को मंडल से लड़ाया जा सके। हिंदुओं में भी 80-20 करने की कोशिश है, लेकिन तुलसीदास में खलनायक ढूंढने वाले ये भूल जाते हैं कि रामचरितमानस के जरिए वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ना कि बांटने की। तुलसीदास संस्कृत में भी विद्वान थे, वो चाहते तो उस समय अभिजात्य वर्ग में लिखते, लेकिन उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। 100 बात के एक बात।